डियर लर्नर्स, तो चलो हम लोग चलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थर्ड पार्ट पे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के हिसाब से जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ तो बहुत हल्के क्वेश्चन रहते हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग मैं इस तरीके से कंटेंट आपको दें। हो सकता है कि आपको थोड़ा खुशी ना हो इन कंटेंट को पढ़ करके, लेकिन ये एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हम लोगों ने भी 2 पार्ट किए हैं, आपको कई बार लगा होगा कि आंसर ए नहीं सी है, लेकिन आंसर डी रहा होगा, कुछ और ही आंसर रहा होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आइए बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। आज चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन, बोल रहा है कि भाई इन्फ्लुएंस होना चाहिए, अल्टर मच ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। क्या मतलब है इसका? नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स, और कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ अ मैन्स लाइफ, MAN'। अब डायरेक्टर ऑफ मैन्स लाइफ, डायरेक्शन ऑफ मैन्स लाइफ, बट दे डोंट चेंज। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस करी, अभी हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑप्शंस, तो ऑप्शंस को लेकर के चले कि ऑप्शंस क्या कहता है। ऑप्शंस कहता है जी CABD, DABC, DACB, ADBC और CABD। अब एक बार याद करें, हमें ये पता नहीं है कि आंसर क्या होगा, लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं कि लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए। अच्छा, हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन, ये इन्फ्लुएंस होना चाहिए किसी चीज़ पे, तो ऑन इन्हीं में से किसी के ऊपर आएगा। अगर ये ऑन के बाद कुछ ना कुछ होगा तो ये ए वाला सबसे लास्ट का पार्ट नहीं हो सकता, ए सबसे लास्ट में है भी नहीं, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स। अच्छा, नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स, ये कुछ कहना चाह रहा है कि नो डाउट मतलब डाउट नहीं है, किस बारे में? एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स की 2 चीज़ें जो हैं, एजुकेशन एंड सराउंडिंग, क्या आगे कुछ बोलना चाह रहा है वो भी नहीं है। तो सी वाला जो है लास्ट वाला पार्ट नहीं हो सकता, तो सी वाला ये लास्ट है, ये नहीं हो सकता जी। और कुछ सी है? नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट वाला पार्ट बी है, बी को चेक कर लेते हैं। अल्टर मच ऑफ इट्स नेचुरल बेंड, शायद हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही होगा, शायद हो सकता है। आगे कह रहा है ये बी, ये दोनों में बी है, और ये डी वाले को चेक कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैन्स लाइफ बट दे डोंट चेंज, बट दे डोंट चेंज क्या? दे डोंट चेंज देमसेल्फ, दे डोंट चेंज अल्टर मच ऑफ लाइफ। क्या बोलना चाह रहा है इसका अभी पता नहीं चला, तो ये डी भी लास्ट का ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, DACB और CADB। अब DACB को चेक करते हैं। क्या कह रहा है? द डायरेक्शन ऑफ मैन्स लाइफ, ठीक है कि मैन की लाइफ का जो डायरेक्शन होता है, बट दे डोंट चेंज, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? ये तो पता ही नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मैन्स लाइफ बट दे डोंट चेंज, भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, आगे अगर हम लोग करके चलें TA का पेयर, बट दे डोंट चेंज हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन, तो D और A का पेयर कहीं से बन ही नहीं रहा है। पहले तो D खुद में सेटिस्फाई नहीं हो रहा अपने आप में, और अगर हो भी रहा हो तो D के साथ A का पेयर नहीं बन रहा है। अब हमारे पास बच गया 4th वाला। चलिए, अगर एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो बिना समय गंवाए हुए, बिना चेक करे हुए आप आंसर टिक कर देंगे, समय बच जाएगा, इतना समय आप दूसरे को दे सकते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं है तो हम लोग 4th की तरफ चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, CADB। तो क्या कह रहा है? नो डाउट। अब नो डाउट से आपने बोला सेंटेंस तो स्टार्ट ही नहीं होता है भाई, उसके लिए तो नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। यहाँ पे ये भी चल जाएगा, अल्टर मच ऑफ तो नहीं चलेगा, हैव सम नहीं चलेगा, लेकिन नो डाउट और द डायरेक्शन ऑफ लाइफ होना चाहिए, तो C और D होना चाहिए। अब C और D अगर पहला लेटर होना चाहिए तो ये भी कटा, ये शायद हो सकता है, तो लेकिन हम लोगों ने ये किसी और मेथड से एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास ये बचा, लेकिन होगा क्या? ये नो डाउट किसी सेंटेंस के स्टार्ट होने में कभी कभी फ्रेज या क्लॉज आ जाते हैं, लेकिन सेंटेंस जब स्टार्ट होता है वो सेंटेंस के आगे से स्टार्ट हो रहा है, उस क्लॉज या उस फ्रेज के बाद। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला इन मुंबई, यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया, I and my brother। अब आपको लगेगा सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, इन मुंबई से, लेकिन नहीं, ये तो फ्रेज हो गया, ये एक तरह का फ्रेज हो गया, क्लॉज भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ ये बात कर रहा है कि मुंबई में। अब मुंबई में क्या हुआ? मुंबई में ये हुआ कि I and my brother, आगे कुछ होगा। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये 2 चीजें हैं, माई ब्रदर एंड I, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। आगे जो वर्ब आएगी वो मुंबई के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, इन दोनों के अकॉर्डिंग आएगी। तो नो डाउट एक ऐसी चीज है, तो नो डाउट मतलब कि भाई बोल रहा है कोई इसमें डाउट नहीं है। क्या? एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स। अब 2 सब्जेक्ट बन गए, अब इनके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। क्या बोलना चाह रहा है? एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स, तो C वाला पहले होगा तो ये ले लिया A। अब देखना इन 2 सब्जेक्ट हो गया, अब इन 2 सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब चाहिए वो प्लूरल चाहिए। अब यहाँ वर्ब नहीं है,
यहाँ वर्ब नहीं है, वर्ब ये रही हैव। एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स हैव, तो ये दो सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब आ गई। हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन, बोल रहा है एजुकेशन और सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस होता है ऑन, किस पे, ए के बाद क्या कहता है डी, द डायरेक्शन ऑफ मैन्स लाइफ। एजुकेशन और सराउंडिंग का जो इन्फ्लुएंस होता है किस पे, मैन की लाइफ की डायरेक्शन पे, इसका बात कर रहा है। एजुकेशन और सराउंडिंग का फर्क पड़ता है, बट लेकिन क्या बोल रहा है, दे डोंट चेंज। कौन, ये दे किसके लिए आ रहा है, बट दे डोंट चेंज, ये दे कौन, नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स, ये मैन्स लाइफ की बात कर रहा है, ये मैन की बात कर रहा है, या फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दे डोंट चेंज, लेकिन वो चेंज नहीं होते। और अल्टर का मतलब होता है इंप्रूव करना। मच ऑफ हिज नेचुरल बेंट, मच ऑफ हिज नेचुरल बेंट का मतलब बोल रहा है एजुकेशन और सराउंडिंग का फर्क तो पड़ता है मैंस की लाइफ में या मैन की लाइफ की डायरेक्शन में, लेकिन क्या होता है कि बट दे डोंट चेंज अल्टर मच ऑफ हिज नेचुरल बेंट, लेकिन क्या होता है उनका एक नेचुरल बिहेवियर होता है और उस नेचुरल बिहेवियर से वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कुछ और आंसर हो सकता है, लेकिन हमने हर तरीके से देख लिया। हमने ये वाला मेथड लगा करके देख लिया कि भाई सेंटेंस का पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा। तो पहला लेटर क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा भाई डी वाला हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद हमने देखा ए वाला हो सकता है कि हैव सम इन्फ्लुएंस, नहीं हो सकता जी। फिर हमने देखा सी हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग हो सकता है। तो ये हटा करके फिर हमने दो ऑप्शन बचाए और फिर दो ऑप्शन में से ये भी हटाया और फिर हमारे पास आया फोर्थ वाला ऑप्शन। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। कई सारे मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग अच्छे लेवल के सवाल कर रहे हैं, इसलिए अगर बहुत ईजी लेवल के मैं क्वेश्चन करूँगा बिल्कुल आपको आसानी से पता चल जाएगा, बिल्कुल सही होंगे सवाल, आपको मज़ा आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में सिलेक्शन तो सिर्फ इसी सवालों से होना है, इसी तरह के सवाल आपको करने पड़ेंगे। अगले पार्ट में हम लोग करते हैं, ये पहला है इस पार्ट का, तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने आपको कहा है अच्छे लेवल के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं इन क्वेश्चन को तो आप मतलब ठीक ठाक लेवल के हैं, अभी थोड़ा सा ठीक लेवल हो गया है। और अगर आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है समझने में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट में 3 न करके एक पार्ट में 2 करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपको डिफ़िकल्ट हो समझने में, या फिर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर समझा पाऊँ अगर हम 2 करेंगे। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑप्शन है हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसॉफिकल। तो रीड बिटवीन लाइंस, अच्छा रीड बिटवीन लाइंस एक हमारा इडियम्स होता है जिसका मतलब होता है सेंटेंस के मीनिंग के अंदर जो छुपा हुआ है उसके समझना, है ना। सेंटेंस का जो मीनिंग है उस पर ना देख करके ध्यान, उसके अंदर कुछ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं गागर में सागर वाली बात, तो वो रीड बिटवीन द लाइन है। थर्ड कह रहा है दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट, कि बोल रहा है कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, और बोल रहा है ढूंढना है कि क्या वो कहना चाहता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। अब चले आगे। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है जी, अप्रोच हमें क्या लगाना है कि एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। ये डी ऑप्शन जो है ना हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, और ये पहला ऑप्शन है भी नहीं, पहला लेटर है भी नहीं, ठीक है। अच्छा पहले लेटर की अगर बात करें तो ए है, बी है, और अच्छा 2 ए हैं और 2 बी हैं, तो देखते हैं ए होगा पहले या बी होगा। तो रीड बिटवीन लाइन्स से तो नहीं होगा, तो रीड बिटवीन लाइन से पहला सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो ये ऑप्शन गया 1 और ये ऑप्शन गया 2। अब हमारे पास बचे ए और ए ऑप्शन। अब या तो ए बी का पेयर बनेगा या ए सी का पेयर बनेगा। अच्छा ए बी या ए सी, अब हम लोगों को देखते हैं कि क्या आएगा। तो कहना क्या चाह रहा है, इज राइटिंग्स। अच्छा राइटिंग्स का मतलब वो नहीं है सुंदर लिखावट, राइटिंग्स का मतलब होता है कि किसी राइटर ने कितनी बुक्स लिखी हैं। तो मान लीजिए उसने 10 बुक्स लिखी हैं, तो उन 10 बुकों का जो टोन क्या है, किस तरह की वो बुक्स लिखी हुई हैं, उनको हम लोग राइटिंग्स कहेंगे। तो राइटिंग्स का मतलब सुंदर, राइटिंग का जो मतलब वो सुंदर लिखावट नहीं है, उसकी क्रिएशन या उसकी लिखी हुई किताबों के बारे में है। तो हिज राइटिंग्स मतलब उन्होंने जो किताबें लिखी हैं या बुक्स जो लिखी हैं, आर सो फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्री, या फिर उनमें ना बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत दूर की बारे में बताया गया है। तो हिज राइटिंग्स आर सो ब्यूटीफुल, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए वर्ब आ गई आर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है ए सी के साथ देखते हैं, ए के साथ सी का पेयर देखते हैं।
इज राइटिंग्स आर सो फिलोसॉफिकल दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट। बिल्कुल ये दोनों को मैच कर रहा है, ए और सी को मैच कर रहा है कि भाई उसकी जो राइटिंग्स होती है ना, उनकी जो बुक्स लिखी हुई रहती हैं वो फिलोसॉफिकल होती हैं, बहुत दूर की बातें लिखी रहती है। दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट। और क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है क्या करना, दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग ऑप्शन पे चल रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं। तो ए और सी, उसके बाद कौन सा ऑप्शन फॉलो करना है, बी, दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू रीड बिटवीन लाइन्स। तो रीड बिटवीन लाइन्स मतलब कि डिफिकल्ट हो जाता है कि जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उसके मीनिंग के अर्थ को समझना, एंड और उसके साथ साथ क्या, फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, और उसके बाद पढ़ करके ये समझना कि वो क्या कहना चाहता है। तो ए सी बी डी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी को भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसॉफिकल, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोगों को ढूंढना नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ए और बी। बी क्या कहता है, टू रीड बिटवीन लाइन्स। हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसॉफिकल टू रीड बिटवीन लाइन्स। अच्छा, ये फिलोसॉफिकल के साथ टू रीड बिटवीन लाइन्स तो सही लग रहा है आपको, लेकिन ये इसके साथ सेंस नहीं कर रहा है ए बी का, तो ए बी का पेयर नहीं बन रहा है। एक बार और देख ले, सी डी का बन रहा है क्या, दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। बिल्कुल सी और डी का पेयर तो बन रहा है, लेकिन ए और बी का सेंस कहीं से नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन कट करके ए सी बी डी हो जाएगा, ए सी बी डी। तो ये हम लोगों ने कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम लोगों ने क्या सीखा, एक तो हम लोगों ने इडियम सीखा जी, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी सेंटेंस के मीनिंग के छिपे हुए अर्थ को समझना। छिपे हुए, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आप सक्सेस नहीं पाओगे ना तो अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करोगे, तो ये तो सिर्फ सेंटेंस में मीनिंग होगा, लेकिन स्ट्रगल मतलब बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है कि आपको जो चाहे खाना है वो ना, मतलब अपने जो इंटरेस्ट है उनमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हो सकता है बहुत जगह घूमना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से ना घूम पाएँ। हो सकता है कि आपको रेस्पेक्ट चाहिए लेकिन समाज में रेस्पेक्ट ना मिले। तो ये इसके छिपा हुआ मीनिंग है, और कहने के लिए बोलें तो भाई आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये वो बोलना चाह रहा है रीड बिटवीन लाइन्स का मतलब। तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा। मैंने पहले कहा है क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हमारे एग्जाम में बेटा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं बहुत ईजी लेवल के, वो अब एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं रहा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाई करनी है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो 18% पे है और आप अभी 2% पे तैयारी कर रहे हैं, तो 2 को 18 पे मैच करना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम लोग ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।